अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ही होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का, लेक्चर नंबर 20 है और कंपोजिशन फोर्सेस है, और हमने स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज सेट नंबर 2, ठीक है। और आज हमने करना था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरीके से है। वो ये कहता है कि फोर्सेस हमारे पास मौजूद हैं, गिवन है। कौन कौन सी फोर्सेस है? फोर्सेस P2, P3, P6, P5 एंड 4P, ठीक है। ये एक्ट कर रही हैं अलोंग द साइड्स A B। ये ऑर्डर ज़रा याद रखना है मैंने, वैसे भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है A B C B C D E D एंड E F, ठीक है। एक बात तो ये होगी, यानी पता चल जाएगा कि ये फोर्सेस किस किस डायरेक्शन में लग रही है। तो ये जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है ना, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ये फोर्सेस लग रही होंगी, ठीक है। यानी P फोर्स जो है A B के अलोंग A to B की तरफ लग रही होगी। इसी तरह 2P जो है अलोंग C B लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा डायरेक्शन का खास तौर पे ख्याल रखना है। इसी तरह C D जो है 3P जो है हमारे पास वो C D के अलोंग लग रही है, क्लियर है साइड, ठीक है। तो अच्छा जी, ऑफ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ अ साइड A। अच्छा, एक बात ये होगी, रेगुलर हेक्सागोन और उसकी हर साइड क्या मेरे पास A ही है। वो अलहदा बात है कि हम बनाने में थोड़ी सी कुताही कर देते हैं, अलहदा चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये एक 6 साइडेड फिगर है जो कि इक्वली है, सारी साइडें के आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहता है कि द सेंस ऑफ द फोर्सिंग बीइंग इंडिकेटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द लेटर। तो मैंने पहले भी बता दिया कि जो फोर्सेस लगने का तरीकाकार है वो जो साइड्स का उसने बता दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग लगनी है, ठीक है। हमने प्रूव ये करना है कि ये 6 फोर्सेस जो हैं, 6 की 6 फोर्सेस मिलकर के क्या फॉर्म करती हैं, एक कपल बना देती हैं, क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए हम इसकी बना लेते हैं अब डायग्राम, और डायग्राम बनाने के बाद हम इसे आगे स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 9। डायग्राम मैं इसकी ड्रा कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली कुछ इस तरह की डायग्राम होगी, जितनी साइड ये होगी उतनी ही बाकी साइड भी रखेंगे। तो इस बात का ख्याल रख लेना। वैसे भी डायग्राम में अगर कोई थोड़ा बहुत इशू हो भी जाए तो खैर है, कोशिश ये करनी है कि हमारी जो साइडें हैं आपस में तकरीबन क्या होनी चाहिए, सारी इक्वल ही होनी चाहिए। और ये आगे मेरे पास आखिरी साइड, और सब की लेंथ मेरे पास क्या है, इक्वल है, सेम है, एक जितनी लेंथ ही मौजूद है। अच्छा जी, अब नाम दे देते हैं A B C D E, और एंड पे मेरे पास कौन सी है, F मौजूद है, ठीक है। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है P जो है लॉन्ग A B लग रही है, लिहाजा P फोर्स की डायरेक्शन ये आ गई, क्लियर के बाद। इसी तरह 2P जो है वो C B के लॉन्ग लग रही है, यानी इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह बन जाएगी, और ये मेरे पास आ गई 2P आ गई। इसी तरह आगे मेरे पास क्या है, 3P की डायरेक्शन क्या बनेगी, CD, यानी ये डायरेक्शन इसकी बन जाएगी मेरे पास। तो ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर गिवन है 3P आ गई। इसी तरह 6P की जो डायरेक्शन है वो ED के लॉन्ग है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन मेरे पास क्या आ गई, 6P की। ये अरेंजमेंट के साथ, ऑर्डर के साथ ही आप लोगों ने चलना है, सही है। इसी तरह मेरे पास 6P की डायरेक्शन आ गई लॉन्ग ED। इसी तरह 5P की डायरेक्शन आ गई EF के लॉन्ग, तो ये आ गई EF, ठीक है। तो ये किसकी डायरेक्शन है, 5P की है, सही है। इसी तरह 4P की A to F की जानब इसकी डायरेक्शन मेरे पास मौजूद है, और ये रही मेरे पास इसकी डायरेक्शन 4P की रहेगी, क्लियर के बाद ये मेरे पास बन गई, अब डायग्राम बन गई। अब हमने एक बात ज़रा गौर करो कि हर दो साइड जो है अपने आमने सामने वाली फोर्सेस पैरेलल बना रही है, सेम इफेक्ट होगा, ठीक है। लिहाजा अगर मैं इसे कुछ इस तरीके से शो करवाऊँ कि इनका एंगल भी मैं वाज़े कर लूँ, ताकि वो जो हमने इसका रिजल्टेंट वगैरह निकालना है तो इसमें आसानी हो जाए। तो याद होगा आप लोगों के एक साइड का एंगल कितना बना करता था, रेगुलर हेक्सागोन में, रेगुलर हेक्सागोन की एक साइड का एंगल कितना बना करता था, 60 का बना करता था, ठीक है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा टोटल ये कितना बनेगा, 120 का बनेगा। किसके साथ, इसके साथ,
ठीक है। एक बात ये होगी, तो ये हो गया 120 डिग्री का एंगल हो गया। इसी तरह फिर इससे जो अगला एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 240 का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक टोटल एंगल कितना बनेगा, 240 डिग्री का बनेगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये मेरे पास किस फोर्स की डायरेक्शन है। अब ज़रा इसकी डायरेक्शन के हवाले से अगर हम बात कर लें तो मेरे पास ये जो फोर्स 4 और 3 7, ये भी 7P बन रही है। एक बात ये होगी, ठीक है, सब फोर्सेस को जो कि पैरेलल आपस में ऐड कर लो तो वो 7P ही बन रही है। तो ये भी 7P हो जाएगी और ये भी 7P ही हो जाएगी। ठीक है, जबकि एक फोर्स का इनिशियल एंगल मेरे पास ऑटोमेटिकली वो 0 डिग्री ही बन रहा है। ठीक है, दूसरी का 120, तीसरी का 240 बन रहा है। क्लियर होगी बात? ठीक है, चले अब हम इसे कर लेते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल लिख के, और उसके बाद हम इसका क्या कर लेते हैं, मैथमेटिकल इसका कवर कर लेते हैं। फोर्सेस का जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, वो हम शो कर लेंगे। तो हम लिखेंगे द सिस्टम ऑफ द गिवन फोर्सेस, द सिस्टम ऑफ द गिवन फोर्सेस। ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट है, इज इक्विवेलेंट टू 3 फोर्सेस, 3 फोर्सेस के इक्विवेलेंट है। ठीक है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड, और हर किसी का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 7P। मैंने डायग्राम में ये बात शो करवा दी है। ठीक है, अच्छा जी, लेट दे आर एक्टिंग एट द पॉइंट O। हम आगे बात कर लेते हैं लेट दे, क्योंकि हमने उसका जो कंपोनेंट्स है वो ओरिजिन के लिहाज से निकालने होते हैं। लेट दे आर एक्टिंग एट द पॉइंट O। ये कहाँ पर लग रही हैं, पॉइंट O पे लग रही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्विंग, क्या रिजॉल्व करने हैं, द फोर्सेस या कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। जब ये बात लिख देनी है लॉन्ग एंड परपेंडिकुलर, तो फिर ज़रूरत नहीं रहती कि हम अपना कंपोनेंट की बात करें। लॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, तो 7P पहले वाला जो है एक्स इक्वल टू, तो एक एंगल 0 डिग्री, 7P cos ऑफ 0। दूसरा कितना बना रहा है, 7P cos ऑफ 120, और तीसरा कितना है, 7P cos ऑफ 240। इसी तरह y मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैसे ही 7P साइन ऑफ 0 प्लस 7P साइन ऑफ 120 और 7P साइन ऑफ 240 डिग्री आ गई। क्लियर होगी बात? ठीक है, अच्छा जी, अब आगे बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पर दोबारा उस शोर को डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो क्लैरिफाई है ना कि 120 पे वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 60 पे जो वैसे 120 पे मल्टीपल चलते हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, तो ये वैल्यू मेरे पास निकल आएगी फिर। अच्छा, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया फिर x इज इक्वल टू 7P, वैसे के वैसे cos 0 डिग्री पे 0। ठीक है, 0 डिग्री पे 0 ही आ गया, और 120 पे कितना आ जाएगा, -1/2। वो मैंने माइनस बाहर ही ले लिया। ठीक है, और -7P 240 पे फिर दोबारा क्या आ गया, 1/2 माइनस पे, क्योंकि थर्ड क्वार्ट के अंदर चला गया। और y क्या मेरे पास आ गई है, कैपिटल X हमने रखा हुआ, साइन 0 पे 0 ही, प्लस 120 पे सेकंड क्वार्ट में चला गया। साइन के क्वाड्रेंट हमारे पास मेरे पॉजिटिव ही रहेगा, तो स्क्वायर रूट 3/2। इस तरह थर्ड में ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वैल्यू नेगेटिव ही होती है, स्क्वायर रूट 3/2 ही आ गया। ठीक है, अच्छा जी, तो मज़ीद आगे हम बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करके चेक कर लो कि इनकी वैल्यू क्या आती है। अगर आप गौर करो, -7, हाफ 7 और हाफ 7 मिलके पूरा 7, और ये दोनों आपस में 0, और ये भी आपस में कैंसिल। तो x भी किसके इक्वल आ गया, 0 के, और y भी किस चीज़ के इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट क्या होगा, 9। तो जाहिर बात वो भी क्या आना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द
रिजल्टेंट, हमारे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडरस्टूड है कि ये मेरे पास आ जाएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 ही हमारे पास वैल्यू होगी। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, तो आगे हम बात कर लेते हैं क्योंकि उसने कहा कि ये कपल के इक्वल है। ठीक है, तो अब उस बात को हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्रैक्टिकली तौर पर, क्योंकि रिजल्टेंट तो 0 आ गया तो ज़ाहिर सी बात, अब इससे आगे हमको मज़ीद बात तो कर नहीं सकते कपल के बारे में हम, या इसकी फोर्सेज की रिजॉल्विंग के बारे में मज़ीद बात तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पर फिर मजबूर है कि हम एट द एंड सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बात करके बात को ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लिख लेते हैं एज वी नो डैट, एज वी नो डैट, ठीक है, a system of coplanar forces, a system of coplanar forces, ठीक है, is equivalent to a single force, याद होगा थ्योरम ये भी, equivalent to a single force, ठीक है, together with a couple या and a couple, and आप कपल, ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट ही हमने लिखी। ठीक है, एक सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, वो इक्विवेलेंट होता है किसके, हो सकता है किसके इक्विवेलेंट, एक सिंगल फोर्स के टुगेदर विद द कपल के हो सकता है। ठीक है, तो सिंगल फोर्स मेरे पास क्या ही है, रिजल्टेंट 0 देगी है, एज द सिंगल फोर्स इज 0, द सिंगल फोर्स इज 0। जब सिंगल फोर्स 0 आ गई तो द सिस्टम इज इक्विवेलेंट, तो फिर बाकी कौन सी चीज़ बात जाती है, सिंपल एक कपल ही बात जाता है। तो हम ये बात कह सकते हैं देयरफॉर द गिवन सिस्टम इज इक्विवेलेंट, ये बात थ्योरम लाजमी लिखना है यहाँ पर, स्टेटमेंट जो है, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू अ कपल, नहीं तो वो क्वेश्चन की जो असल बात है, असल रूह है, यहाँ पर छिन जाएगी और पता नहीं चलेगा फिर, तो क्वेश्चन में से मार्क्स काटे जा सकते हैं। तो इसलिए कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि ये बात लाजमी लिखनी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी कि एक जो कोप्लेनर फोर्सेस का सिस्टम है वो इक्विवेलेंट होता है किसके, एक कपल के, और टुगेदर विद द सिंगल फोर्स, या सिंगल फोर्स टुगेदर विद द कपल। सिंगल फोर्स तो हमारे पास रिजल्टेंट 0 देगी है, तो बाकी मेरे पास फिर क्या बचेगा, एक सिंपल कपल ही बचेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलें फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह मौजूद है, वो कहता है कि अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस है एक्ट ऑन अ प्लेट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a। हमारे पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस है जो कि एक प्लेट के ऊपर लग रही है, और फोर्सेस लग किस तरह रही हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से उस प्लेट के ऊपर। ठीक है, और उसकी हर साइड को उसने क्या नाम दे दिया, 2a का नाम दे दिया, यानी इतनी लेंथ है हर साइड की। फोर्सेस जो लग रही हैं उनके हिसाब से जो लाइनें बन रही हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब वो कंसेप्ट ज़हन में से ज़रा निकाल दो ना कि प्लेट गोल ही होती है। ठीक है, तो जिस तरह की मर्जी आप प्लेट बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हर साइड हमारे पास कितनी है, 2a। तो कहता ये है कि द मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द 3 वर्सेस, हर वर्सेस के लिहाज से याद रखना कि ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट पर फोर्स लगे और वो किसी और पॉइंट के गिर्द घूमना शुरू कर दे, और जिस पॉइंट के गिर्द वो घूमता है, रोटेट करता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देते हैं। तो उसने यहाँ पर तीनों एक्सिस के लिहाज से रोटेशन शो करवाई है। ठीक है, यानी 3 एक्सिस उसने कह दी हैं क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जो तीनों कॉर्नर्स के ऊपर कहता है मूवमेंट पैदा हो रहा है, तो एक उसने नाम दे दिया G1, G2 और G3 का। ठीक है, याद रखना है कि मूवमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, एक फर्ज कर लो 3 कॉर्नर्स हैं A, B, C, अबाउट कॉर्नर A भी हम मूवमेंट जनरेट कर सकते हैं, अबाउट B भी कर सकते हैं, अबाउट C भी कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास एक सिंगल फोर्स मौजूद है और इस एक सिंगल फोर्स की वजह से मैंने मूवमेंट क्रिएट करना है, गौर करना ज़रा बात के ऊपर कि मेरे पास एक सिंगल फोर्स मौजूद है और मैंने उस सिंगल फोर्स की वजह से क्या करना है, मूवमेंट जनरेट करना है।
तो होना ये चाहिए कि वो फोर्स जो है तीनों साइड के लिहाज से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि वो फोर्स क्या हो, तीनों साइड के लिहाज से परपेंडिकुलर हो, फिर ही मूवमेंट जनरेट हो सकते हैं। अदरवाइज मूवमेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम हो सकती है, कम से कम हो सकती है। बहरहाल अगली बात करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सिस्टम फोर्सेज एक्ट कर रही हैं इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड वे। द मूवमेंट ऑफ द फोर्सेज अबाउट द थ्री वर्टिसेस आर G1, G2 एंड G3 रिस्पेक्टिवली। हमने फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। हमने ये बात का स्टेटमेंट ज़रा फाइनल याद रख दीजिएगा कि हमने फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। चलिए हम डायग्राम इसकी ड्रा करते हैं। तीन फोर्सेस हम ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर तो फोर्सेस शो नहीं करवाई हुई। ठीक है, तो हम अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी फोर्सेस ले सकते हैं। ठीक है, पी क्यू आर की शक्ल में ले लें, एक्स वाई जी की शक्ल में ले लें, एम एन पी की शक्ल में जो मर्ज़ी ले लें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो आम तौर पर इस्तेमाल होती हैं उसी फॉर्म में आप लेंगे तो ज़्यादा आसानी रह जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, ये रही मेरे पास। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम ड्रा कर लेते हैं। थर्ड सेट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद ही है, तो लिहाजा मुझे वो कोई ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बेस की शक्ल में पहले मौजूद है। अच्छा जी, ज़ीद हम बाकी बातें जो इसकी डायग्राम के वाले से बाद में कर लेंगे। तो पहले कॉर्नर्स को नाम कर लेते हैं, ए कर, यहाँ पर बी, और ये रहा मेरे पास सी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर फोर्स एक्स लगा लें, वाई, और हम जी वाली फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलें लिखना शुरू करते हैं। सिंस द सिस्टम ऑफ द फोर्सेस, लिखेंगे सिंस द सिस्टम ऑफ द फोर्सेस, हमारे पास जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, ठीक है, ये कहाँ पर एक्ट कर रहा है, एक्टिंग ऑन अ प्लेट, एक प्लेट के ऊपर एक्ट कर रहा है। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल की शक्ल में एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम नाम दे देते हैं हम तीन फोर्सेस का। तो लेट एक्स, वाई एंड जी, मेरे पास ये क्या है, थ्री फोर्सेस हैं, विद थ्री फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द साइड्स ऑफ along the sides of triangle ABC। हमारे पास जो ट्रायंगल मौजूद है ABC में। अच्छा जी, उसके बाद आगे हम बात करेंगे, अब रिजॉल्व कर लेते हैं इन फोर्सेस को। तो जनाब याद कर लीजिएगा कि एंगल कितना बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, 60 का ही बनता है। नो रिजॉल्विंग, नो resolving the forces, ठीक है, along and perpendicular to x axis। तो मेरे पास x axis कौन सा है, ये मेरे पास x axis दोनों के बाद। ठीक है, अच्छा जी, तो x फोर्स कितना एंगल बनाएगी, तो अब की बार ज़रा मैं x डैश का नाम, क्योंकि हमने एक्स वाई जी यूज़ कर लिया, तो x इज इक्वल टू एक्स काज ऑफ 0 डिग्री प्लस y काज ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, और थर्ड में मेरे पास कितने बनेंगे फिर, c काज ऑफ, y का इसके साथ एंगल कितना, ऐसे कितना बने, कैसे बने। ठीक है, याद करें जनाब, लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा जो एंगल है यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए कि इस तरफ से होना चाहिए। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, एक बात ये होगी। ठीक है, क्लॉकवाइज नहीं लेते, क्लियर है बात। अब यहाँ ज़रा यहाँ से एंगल लो, तो एक्सटर्नल एंगल कितना बनेगा यहाँ। लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी जब मैंने अलहदा जो 3 साइडेड फिगर शो करवाई थी, उसके अंदर भी मैंने बता दिया था। ठीक है,
अच्छा, तो यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा फिर 120 डिग्री। तो यहाँ पर इससे थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लो और इसका टोटल एंगल कितना बन जाएगा फिर यहाँ तक जी 240 का। ठीक है, तो जी काज ऑफ कितना आ जाएगा मेरे पास 240 डिग्री। क्लियर होगी बात। इसी तरह फिर वाई डैश मेरे पास क्या होगा, वाई डैश इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस वाई साइन ऑफ 120 डिग्री और प्लस जी साइन ऑफ 240 डिग्री मेरे पास आ गया। क्लियर होगी बात। इम्प्लाइज डैट एक्स डैश इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा cos 0 पे 1 तो x माइनस 120 पे 1/2 ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y/2। इसी तरह ये भी क्या आ जाएगा फिर माइनस z/2 ही मेरे पास आ जाएगा। क्लियर हो के बाद इसी तरह y डैश क्या आ जाएगा, y डैश साइन 0 पे गया फारग हो गया 120 पे कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 तो y स्क्वायर रूट 3/2 माइनस z स्क्वायर रूट 3/2 मेरे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो ये आगे मेरे पास वैल्यू एक्स डैश इज इक्वल टू और वाई डैश के। ठीक है, तो इससे आगे हम थोड़ा सा कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि एक्स डैश मेरे पास है, एलसीएम कर लेते हैं। तो एक्स डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस जी डिवाइडेड बाई 2, पीछे एलसीएम लिया हमने। और इसी तरह वाई डैश मेरे पास निकल आएगा वाई माइनस जी, इसमें सिर्फ हमने क्या किया है स्क्वायर रूट 3 को साइड पे कॉमन ले लिया, तो स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे साइड पे आ गया। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में बात की थी। नो मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो क्या निकालना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द, लेकिन उसने एक बात वादे और कर दी हुई है कि मूवमेंट जो है ना वो G1 G2 G3 है। ठीक है, जब मूवमेंट G1 G2 G3 है इसका मतलब ये हुआ कि अब जो फोर्स लग रही है वो किस लिहाज से लग रही है, किसी खास पॉइंट के लिहाज से लग रही है। क्योंकि जब फोर्स लगती है किसी खास पॉइंट के लिहाज से और किसी और पॉइंट की बॉडी रोटेट करना शुरू कर देती है तो फिर क्या होती है हमारे पास, लग तो फोर्स ही रही है, अंदर कौन सी चीज़ है ये, एक सिर्फ लगा। मूवमेंट जो है बेसिकली एक फोर्स ही है, लेकिन उसकी लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफरेंट होते हैं, बस इतनी सी बात। ठीक है, बात क्या है, उसी सिंगल फोर्स एक लीनियर फोर्स जैसी ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अब जो सिंगल फोर्स हमारे पास मौजूद है वो दरअसल किसी मूवमेंट की फॉर्म में, तो हमने इस रिजल्टेंट को किस टर्म में लेकर के जाना है, मूवमेंट की फॉर्म में लेकर के जाना। ठीक है, तो चलो मैग्नीट्यूड तो लिखे हम, नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू मौजूद है 2x माइनस वाई माइनस जी डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जी डिवाइडेड बाई 2 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा मेरे पास 3 ही आ जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है, ऊपर इसके स्क्वायर आ गया। चलिए अब जरा स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो ये वैसे ही है a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब माइनस ही चलेगा क्योंकि दोनों के साथ क्या हमारे पास माइनस मौजूद है, तो ये बेहतर आप लोग जानते हो, मुझे भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 4xy माइनस 4xz प्लस 2yz आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और बटे में इसके क्या आ जाएगा सारे के 4। इसी तरह ये क्या आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2yz डिवाइडेड बाय 3 साइड पर 3/4 ही हम लिख लेते हैं। तो ये सारे के ऊपर क्या आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट आ गया, तो दोनों के बटे में 4 मौजूद है, तो एलसीएम भी हमारे पास क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। तो ये सिंपल 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4xz प्लस 2yz और 3 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर लो तो ये क्या आ जाएगा प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 6yz और बटे में क्या रह जाएगा 4 वैसे का वैसे आ गया। तो इससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई बस कर लें हम, तो ये आ जाएगा मेरे पास फिर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, 3y और y
इसी तरह 3z और एक z ये भी हो जाएगा 4z², ठीक है। इसी तरह -4xy, ठीक है, -4xz और -4yz हमारे पास आ जाएगा। क्लियर होगी बात। और बटे में क्या मौजूद है 4, तो सब में 4 कॉमन कैंसिल, बाकी बच जाएगा x² + y² + z² -xy - yz मेरे पास, ठीक है। xy xz और एक आपने छोड़ दी xz और -xz आ जाएगा, तो ये इसके ऊपर आ गया। इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो, क्योंकि हमने फोर्स x y z हर फोर्स के अलॉन्ग मूवमेंट फाइंड करना है, ठीक है। अब ज़रा हम डायग्राम की तरफ वापस जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो हम एक साइड का शो करवा लेते हैं सिर्फ, ठीक है। किसी एक साइड का शो करवाते हैं, हम दोनों साइडों का शो नहीं करवाते, तीनों साइडों का शो नहीं कराते। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें साइड ए बी की, तो यहाँ से फिर मूवमेंट बनता है पॉइंट सी के लॉन्ग। अगर फोर्स लग रही हो कहाँ पर, इस लाइन के लॉन्ग, तो मूवमेंट किसके अबाउट आएगा, अबाउट सी, ठीक है। अगर फोर्स लग रही हो अलॉन्ग बी सी या सी बी, तो मूवमेंट अबाउट आएगा ए। इसी तरह अगर ए सी के लॉन्ग हमारे पास फोर्स लग रही हो, यानी फोर्स जी लग रही हो, फोर्स जी की बात करें, तो हमारे पास अबाउट किसके होगा, पॉइंट बी के, ठीक है। वो तो अलॉन्ग है ना कि किस पर फोर्स लग रही है, वो किस लाइन पे लग रही है, लेकिन मूवमेंट अबाउट क्या बनेगा हमारे पास, अबाउट पॉइंट बी ही बनेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा एक ही साइड के लिहाज से परपेंडिकुलर शो करवा लेता हूँ, बाकी करवाने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। एक करवा लेता हूँ, वो सिर्फ समझाने की हद तक। आप अगर चाहें तो फिर 3 डायग्राम्स बना करके अलग-अलग तीनों का शो भी करवा सकते हैं, कोई मानत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा फिर मेरे पास एक परपेंडिकुलर, हम क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस शो करवा लेते हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ मेरे पास कितनी है, p मौजूद है। क्लियर होगी बात, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं। अब एंगल के हवाले से भी बात कर लें। एंगल वैसे कितना अंदर बन रहा था, 60, ठीक है। अब की बार कितना बनेगा, नहीं हाफ हो गया ना इसका, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास, एंगल 90 का ही होगा। अच्छा जी, चलिए हम लिख लेते हैं फिर, let D be the perpendicular distance from the point, from the vertex A, let D be the perpendicular distance कहाँ से, from the vertex A, वर्टेक्स ए है तो जाहिर सी बात है उसके अपोजिट साइड बी सी ही मौजूद है। वर्टेक्स ए टू द साइड, अब जरा फोर्स याद रखना कैसे। अब फोर्स लग रही है बी सी पर, बी सी पर फोर्स कौन सी लग रही है डायग्राम के अकॉर्डिंग, क्यों भाई, बी सी पे फोर्स कौन सी लग रही है, वाई वाली। क्लियर है ये बात, ठीक है। और पॉइंट ए के अबाउट इसने रोटेट करना है, तो जब मूवमेंट लिखूंगा तो ज़रा इस बात के ऊपर भी खास तौर पर तवज्जो कर लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर फिर अब की बार साइन 60 डिग्री किसके इक्वल आएगा, मैं पीछे भी ये सारी बातें बता चुका हूँ कि साइन 60 कैसे बनता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो डी ओवर ए बी मेरे पास मौजूद है, ठीक है। तो हर साइड की लेंथ कितनी है, 2a, तो यहाँ से फिर डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी इंटू साइन ऑफ 60 पे मेरे पास कितना होता है, √3/2। तो डी यहाँ से आ गया, ए बी की वैल्यू मेरे पास मौजूद है 2a और यह आ गया √3/2, तो 2 से कैंसिल। तो मेरे पास तो मूवमेंट आर्म की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मूवमेंट आर्म ही कहते हैं, तो ये आ गया √3 ए के इक्वल आ गया। अब G1 G2 G3 निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो G1 नाउ, तो G1 मेरे पास क्या है, मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए कर लेते हैं, G2 को मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी। अब ये अबाउट वाला चक्कर तो समझ आ रहा है ना, ठीक है। अबाउट पॉइंट ए का मतलब है कि फोर्स लग रही है अलोंग साइड बी सी, जबकि मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी का मतलब है कि फोर्स लग रही है अबाउट पॉइंट ए सी। इसी तरह मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी का मतलब है कि फोर्स लग रही है किस लाइन के ऊपर, अबाउट लाइन ए बी के लॉन्ग, ठीक है। तो हर लाइन के लिहाज से हमने एक एक,
हर पॉइंट के लिहाज से हमने एक एक मोमेंट जनरेट कर लिया जो कि उसने गिवन था। ठीक है, तो हमने ये बात कही कि नो G1 मोमेंट अबाउट सॉरी वो तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो G1 क्या आएगा, मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, साइड कौन सी बन रही है, BC पर फोर्स कौन सी लग रही है, Y, तो ये आ जाएगा Y इंटू स्क्वायर रूट 3A, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, इसी तरह दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं मूवमेंट अबाउट पॉइंट B। हाँ जी, मूवमेंट अबाउट पॉइंट B के बारे में बताया जाए मुझे। एंड G2 इज इक्वल टू मूवमेंट, क्या नाम दिया इसे, अबाउट पॉइंट B। हाँ जी, फोर्स किसके कहाँ पर लग रही है, यहाँ पर AC पर फोर्स कौन सी है, Z। तो G2 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास यहाँ से फिर किस चीज़ के इक्वल, स्क्वायर रूट 3A और साथ में क्या आ जाएगा, Z। फिर होगी बात। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली G3 मेरे पास क्या आ जाएगा फिर, हाँ जी जनाब, G3 क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट 3A YZ तो आ चुका, तो अब डायरेक्ट जिसे नहीं भी समझ आ रही वो डायरेक्ट ये बात भी लिख सकते हैं, पहला याद रख लो, बाकी ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी G3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3A। इसी तरह y की वैल्यू क्या निकलेगी, ये आ जाएगी G1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3A। और इसी तरह z की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, G2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3A आ जाएगी। क्लियर होगी बात। तो ये सारी की सारी वैल्यू वो जो पीछे क्वेश्चन नंबर 1 बनी थी मेरे पास, ये वाली, इसमें पुट कर दो और हमारा क्या निकलेगा, फाइनल रिजल्ट निकलेगा। तो यही बात लिखेंगे हम, पुटिंग दीज वैल्यूज इन क्वेश्चन नंबर 1, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी मेरे पास, फिर रिजल्टेंट थी ना, रिजल्टेंट इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा G3 डिवाइडेड बाय G3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3A का स्क्वायर, स्क्वायर रूट साथ कैंसिल भी करते जाओ, प्लस G1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3A स्क्वायर प्लस G2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3A स्क्वायर। इसी तरह माइनस G3 G1 डिवाइडेड बाय 3A स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह माइनस G1 G2 डिवाइडेड बाय 3 G2 3A स्क्वायर, और माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा G3 G2 डिवाइडेड बाय 3A स्क्वायर। सब में 3A स्क्वायर बटे में मौजूद है तो वो कॉमन ही रख लो, तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा, G1 का स्क्वायर G2 का स्क्वायर प्लस G3 का स्क्वायर माइनस G1 G3 माइनस G1 G2 और माइनस G2 G3 का स्क्वायर रूट, और बटे में क्या आ जाएगा मेरे पास 3A स्क्वायर। यानी ये था मेरे पास इसका रिजल्ट जो हमने फाइनल फाइंड करना था। तो यानी इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने जो पॉइंट है याद रखने वाले, वो क्या करना, हमने सबसे पहले डायग्राम बनाने के बाद 3 फोर्सेस शो करवाई। एक नंबर पे ये होगी बात। फोर्सेस शो करवाने के बाद हमने क्या किया, उनका क्या ले लिया, हॉरिजॉन्टल अपना परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की फॉर्म में उनको रिजॉल्व कर लिया। रिजॉल्व करने के बाद उनका क्या ले लिया, ठीक है। जब कंपोनेंट्स निकल आए तो हम अभी तक इस चैप्टर के अंदर ऐसे ही करते हैं कि जब हमारे कंपोनेंट निकलते हैं तो कंपोनेंट निकालने के फ़ौरन बाद हम हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। तो हमने फोर्सेज जो लेट की हुई थी उन्हीं का हमने क्या लिया, फिर एंड पे जा करके मैग्नीट्यूड लिया। उस मैग्नीट्यूड के लिहाज से उसी मैग्नीट्यूड के अंदर जो हमारे पास एक्स वाई और ज़ेड की जो वैल्यू आई हुई थी उनको हमने क्या किया, फिर जो मोमेंट की हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू आई थी, मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई थी, हमने हर फोर्स के लिहाज से रिजल्टेंट फाइंड किया, ठीक है। और रिजल्टेंट फाइंड करने के बाद मोमेंट फाइंड किया और मोमेंट की वैल्यू हमने किस में पुट कर दी, हर वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्स वाई और सी के अंदर। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये थे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 और 10 थे। इंशाल्लाह हम कल क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।